हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो फिर से टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर कंटिन्यू आपको लगातार दिया जा रहा है, कहीं से कोई कटौती नहीं किया जा रहा है। तो आज आपके बीच जो लेक्चर हम लेके आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा एक लेक्चर आपके बीच लाया गया है। और वो लेक्चर बेटा किसका है? तो वो केमिस्ट्री का लेक्चर आपके बीच लाया गया है। और केमिस्ट्री के लेक्चर के विषय में बताना आवश्यक नहीं है, आप ऑलरेडी जान रहे होंगे कि केमिस्ट्री का लेक्चर जो है कैसा होता है और कैसा दिया जाना चाहिए। तो आज जो आपके बीच हम लेक्चर लाए हैं इसके विषय में कुछ नहीं बताएंगे, वो आपको सब चीज़ तब पता चलेगा। बस ये जान लीजिए कि जो क्या लेक्चर लाया गया है वो केमिस्ट्री का लाया गया है, कैसा कैसा क्वेश्चन होगा और क्या सब बताया जाएगा वो आपको तब पता चलेगा जब आप अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहेंगे। तो अब आपको पता चलेगा कि ये लेक्चर कैसा होगा, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, वो आपको ऑलरेडी पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक खूबसूरत सा लेक्चर जो आपके बीच केमिस्ट्री का लाया गया है। और इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उस क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सिल्क यानी रेशम है, रासायनिक दृष्टिकोण से ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स यानी केमिकल्स के आधार पर जो आपका सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क होता है जिसको रेशम बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है वही बताना है। यानी रासायनिक प्रॉपर्टीज के आधार पर यानी रासायनिक गुण के आधार पर आपको बताना है कि प्राकृतिक सिल्क जो रेशम होगा, वो नेचुरल सिल्क जो होगा रेशम, वो आपको क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज़ मैं आपको फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ऑलरेडी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना भूले नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि रासायनिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक सिल्क रेशम है। बेटा प्राकृतिक सिल्क जो रेशम है वो आपको क्या किया जाता है, तो कीटनाशक के लार्वा से बनाया जाता है। जो कीटनाशक कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसके लार्वा की मदद से आपको प्राकृतिक सिल्क बनाया जाता है जो नेचुरल सिल्क होता है। इसीलिए सिल्क का कोई भी कपड़ा आप खरीद के लाते हैं, रेशम का जो आप कपड़ा खरीद के लाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्यों होता है, उसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है, इसी के विषय में हम जानेंगे। तो जो आपका जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीटनाशक होता है जिसके लार्वा से बनाया जाता है, तो कीटनाशक का जो लार्वा होता है, जिस लार्वा की मदद से हम लोग प्राकृतिक सिल्क को बनाते हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से बेटा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का ही ये फाइबर होता है। प्रोटीन का क्या होता है? फाइबर होता है। तो चलिए इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं और कुछ कि ये आपका नेचुरल प्रोटीन फाइबर है यानी ये आपका प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। ये जो आपका है, इंग्लिश तो हमने लिख ही दिया है, हिंदी में बता देते हैं, ये आपका प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। ये आपका क्या है? तो प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। ये आपका प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। कौन? तो आपका ये जो होता है यानी नेचुरल सिल्क जो होता है वो प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो किससे बना होता है, तो फाइब्रोजीन से निर्मित होता है। ये बेटा किससे निर्मित होता है? तो फाइब्रोजीन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तो फाइब्रोजीन से बनता है। इसका निर्माण किससे होता है? तो फाइब्रोजीन की मदद से होता है। और ये फाइब्रोजीन जो है वो फाइब्रोजीन किससे बनता है? तो फाइब्रोजीन का निर्माण जो होता है वो आपको किससे होते हैं? तो फाइब्रोजीन का निर्माण जो होगा वो आपको कीटनाशक के लार्वा से होता है। कीटनाशक के लार्वा में जो पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से आपका प्रोटीन पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो उसी प्रोटीन यानी फाइब्रोजीन कीट लार्वा से कोकून बनाने के लिए आपका, तो ये फाइब्रोजीन आपका फाइब्रोजीन है। फाइब्रोजीन कीट लार्वा जो है, कीट लार्वा की मदद से फाइब्रोजीन और फाइब्रोजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कोकून में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यही कोकून जो है वो आपको रेशा का रूप लेता है और इसी रेशा की मदद से किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक सिल्क का निर्माण होता है। तो फाइब्रोजीन आपका मुख्य रूप से अमीनो एसिड से बना होता है। फाइब्रोजीन किससे निर्मित होता है? तो वो आपका अमीनो एसिड से मुख्य रूप से बना होता है। फाइब्रोजीन का बेटा, फाइब्रोइन का बेटा केमिकल नेम, रासायनिक फार्मूला लिखिएगा तो C30 होता है।
कार्बन कितने होते हैं, 30 होते हैं। रासायनिक फार्मूला इसका जो होगा, जिसमें कार्बन आपको 30 होगा, हाइड्रोजन 46 होंगे, नाइट्रोजन 10 होगा और ऑक्सीजन 12 होगा। ये आपको फाइब्रोजिन का क्या होता है, तो ये आपको फाइब्रोजिन का केमिकल फार्मूला होता है। अब कहता है ये पीले रंग का होता है। जनरली सिल्क का जो कपड़ा आता है, आप देखते होंगे महिलाएं या पुरुष जो भी है सिल्क के कुर्ता पहनते हैं या सिल्क का आपको साड़ी उड़ी पहना जाता है, तो वो आपको जनरली प्रायः आपको देखने को मिलता है कि ये पीला रंग का होता है, क्योंकि ये जो आपका लार्वा होता है, जो आपको कीटनाशक कीड़े मकोड़े के लार्वा से जो बनाया जाता है इसको, वो लार्वा को जब हम कोकीन में बदलते हैं तो वो लार्वा का रंग ही पीला होता है। तो ये इसका नेचुरल कलर होता है। बहुत अच्छी बात है, ये कॉस्टली होते हैं, क्योंकि आप कितने कीड़े मकोड़े से निकालेंगे तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, और लॉन्ग प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, इसको निर्मित करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, तो ये कॉस्टली होगा ही। हमारे लिए बेनिफिशियल भी कई मायने में होता है। यह आपका बायोग्रेडेबल होता है, यानी सड़नशील पदार्थ होता है। यह आपका क्या होगा, सड़नशील पदार्थ होगा, यानी आसानी से सड़गल जाएगा। जैसे हमारा साग सब्जी सड़गल जाता है, वैसे ही आसानी से क्या हो जाता है, सड़गल जाता है। तो इसका बॉडी पर साइड इफेक्ट भी कम होगा, या हमारे नेचर को पॉल्यूट भी नहीं करेगा। नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंस ये है नहीं। और इसमें फाइब्रोइन के साथ आपको क्या पाया जाता है, तो सेरीसिन भी पाया जाता है। 80% आपको फाइब्रोइन होता है, और सेरीसिन इसमें कितने पाए जाते हैं, तो 20% पाए जाते हैं। तो कहता है कि रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सिल्क है, तो प्राकृतिक सिल्क मुख्य रूप से किसका फाइबर है बेटा, तो ये आपका पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो प्रोटीन का पॉलीमर है। पॉलीमर आप जानते होंगे, मैंने पॉलीमर के विषय में आप लोग को, ये आपका पॉलीमर है, इसको बहुलक बोलते हैं। पॉलीमर क्या होता है, ये 2 वर्ड से बना होता है। एक चैप्टर जो बच्चा 12 पढ़ चुका होगा, 12 पास आउट होगा और तब परीक्षा दे रहा होगा, तो एक चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पॉलीमर। पॉलीमर मतलब होता है, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और मर्स मतलब होते हैं पार्ट। यानी मेनी मतलब क्या, बहुत सारे, और मर्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। यानी बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स, छोटे छोटे इकाई जो होता है, वो छोटे छोटे बहुत सारे इकाई को जब आपस में मिला देते हैं तो एक बृहद, बहुत लार्जर मास और लार्जर शेप साइज वाला, बहुत शेप साइज वाला और बृहद भार वाला एक अणु का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। तो ये आपका प्रोटीन बहुलक होता है, यानी प्रोटीन पॉलीमर होता है। कौन, आपका प्राकृतिक सिल्क। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्टली क्यों होता है, बायोग्रेडेबल है, इसके क्या सब फीचर्स होते हैं, सारा आपको फाइब्रोजिन से बनता है। फाइब्रोजिन 80% होता है, सेरीसिन आपको 20% होते हैं। इसका केमिकल फार्मूला फाइब्रोइन का जो होता है वो क्या होता है, सब हम आपको लिख दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी ओर मूव किया जाए। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच है। ये क्वेश्चन क्या कहता है उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि धातुओं के निष्कर्षण में गालक के साथ बना यौगिक है। गालक के साथ धातुओं के निष्कर्षण में, यानी जब मेटलर्जी प्रोसेस में, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, यानी मेटलर्जी प्रोसेस से आप जब धातु को प्राप्त करते हैं किसी भी अयस्क से, बेटा जब धातु को प्राप्त किया जाता है तो धातु के प्राप्ति के दौरान आपको उसमें जो फ्लक्स होता है, गालक होता है, गालक से बना यौगिक होगा। फ्लक्स से निर्मित जो यौगिक होगा वो क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जरा सा सोचिए, मैं इसको समझाता हूं। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। तो अब आपको मैं इसके विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले बेटा क्या होता है, माइंस होता है। धातु के मेटलर्जी चैप्टर का बताते हैं। माइंस मतलब क्या होता है, खान होता है। खान से जिस सब्सटेंस को हम प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। खान से जो प्राप्त होगा, माइंस से जो प्राप्त होगा उसको मिनरल बोलेंगे, यानी खनिज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, खनिज प्राप्त होगा। ठीक है। मिनरल से जो सब्सटेंस प्राप्त होगा वो आपको ओर्स होगा। ओर्स यानी अयस्क प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अयस्क प्राप्त होगा। मेरे साथ लिखते चलिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जगह कम है उतना ही एडजस्ट करेंगे। अयस्क को क्या करवाएंगे, तो अयस्क को हम 2 प्रोसेस से गुजारते हैं। एक आपका जारन प्रोसेस से गुजारते हैं, जारन जिसको रोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है।
रोस्टिंग करवाते हैं और एक आपका कैल्सिनेशन होता है। दो प्रोसेस से हम इसको गुजारेंगे। एक आपका निस्तापन निस्तापन विधि होता है और एक आपका जारण विधि होता है। और यहाँ से दो आपको ओर आएगा किस फॉर्म में, तो एक कैल्साइंड ओर आ जाएगा और दूसरा आपका रोस्टेड ओर आ जाएगा। रोस्टेड और कैल्साइंड ओर जो आपको मिलेंगे उसको क्या करवाएंगे फिर हम लोग, तो उससे आपको रोस्टेड और कैल्साइंड ओर का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, यानी इसका अवकरण करवाएंगे। और जैसे ही आप इसका अवकरण करवाइएगा तो आपके पास जो मिलेगा वो आपको मेटल मिल जाएगा, यानी धातु मिल जाएगा। ये मेटल आपका किस फॉर्म में होगा, तो इम्प्योर फॉर्म में होगा, यानी अशुद्ध रूप में होगा। और जैसे ही इसका प्यूरिफिकेशन करवा दीजिएगा, शुद्धिकरण करवाइएगा, तो शुद्धिकरण करवाते ही ये किस फॉर्म में बदल जाता है, तो आपका प्योर फॉर्म में बदल जाता है और आपको क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। यही आपका ओवरऑल प्रोसेस होता है किसका, मेटलर्जी का आपका यही ओवरऑल प्रोसेस होता है, जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही आपका ओवरऑल प्रोसेस होता है। इतना आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद है कि इतना आप लोग लिख लिए होंगे। और इसके बीच हम बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। आ गया समझ में। चलिए इसको मिटाते हैं, जो लिखा गया है इसको अब इरेज किया जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे जो क्वेश्चन हमारा कहता है उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि मेटलर्जी बेटा क्या होता है, उसके विषय में आपसे पूछा गया है। और मेटलर्जी धातु का ही निष्कासन करवाना है। और गालक क्या होता है, फ्लक्स, ये कहानी। लेकिन फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग को गैंग के विषय में जानना जरूरी है। किसके विषय में, गैंग के विषय में जानना जरूरी है कि ये गैंग क्या होता है। जरा ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको गैंग को डिफाइन करता हूँ। गैंग क्या होता है कि अर्थी और रॉकी मटेरियल, अर्थी और रॉकी मटेरियल यानी चट्टान से बहुत सारे मेटल्स आते हैं, जिसके ओर में आपको अर्थी कहने का मतलब कि अर्थ में उपस्थित जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे बालू हो गया, सीमेंट हो गया, सीमेंट कहते हैं, बालू हो गया, मिट्टी हो गया। तो अर्थी और रॉकी इम्प्योरिटीज जो होता है, अर्थी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज मतलब क्या, मिट्टी से युक्त और बालू से युक्त जितने भी अशुद्ध तत्व पाए जाते हैं, उन सारे अशुद्ध तत्व को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो आपको ओर्स में अवेलेबल होता है। अब इसके बाद फ्लक्स का क्या काम होता है, तो फ्लक्स को मेटलर्जी में हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स का जो मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाएगा, धातुओं के निष्कर्षण में जो गालक का इस्तेमाल किया जाता है, वो गालक का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये फ्लक्स गालक क्या करता है कि इसमें जितने भी अर्थी और रॉकी इम्प्योरिटीज होते हैं, जो अशुद्ध तत्व पाया जाता है अयस्क के अंदर, जो अर्थी और रॉकी इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं गैंग के फॉर्म में अयस्क में, उसको बाहर निकालने का काम जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो गालक का ये काम हुआ कि अयस्क के अंदर जो अशुद्ध तत्व पाया गया है, उस सारे अशुद्ध तत्व को क्या करेगा, बाहर निकालने का काम करेगा। ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जैसे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे आपका ये तीन तरह का फ्लक्स जो होता है वो आपका तीन तरह का होता है। फ्लक्स आपका कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। फ्लक्स आपका तीन तरह का होगा और ये काम कैसे कैसे करता है वो भी आपको तरीका हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। फ्लक्स आपका एक आपका एसिडिक फ्लक्स होता है, ध्यान से देखिएगा, एसिडिक फ्लक्स होता है। एक आपका बेसिक फ्लक्स होता है, एक आपका बेसिक फ्लक्स यानी आपका अम्लीय गालक है, इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय गालक। कौन सा गालक, तो ये अम्लीय गालक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक चीज़ दिमाग में डाल देंगे। ये आपका बेसिक फ्लक्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षारीय गालक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय गालक बोलते हैं। और एक आपका क्या होता है, तो न्यूट्रल फ्लक्स होता है। एक आपका क्या होता है, तो न्यूट्रल फ्लक्स होता है। और तीनों का काम क्या है, इसको हम लोग उदासीन गालक बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, उदासीन गालक हम लोग बोलते हैं। ये तीन तरह का होता है। तो अगर इम्प्योरिटीज जो आपका होगा, ये इम्प्योरिटीज आपका बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, तो जो फ्लक्स लेंगे वो किस नेचर का लेंगे, एसिडिक का। तो ये बेसिक नेचर क्षारीय प्रवृत्ति के जो अशुद्ध तत्व होंगे उसको
फ्लक्स के साथ आपस में केमिकली कंबाइन करके न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा और वहां से इसको क्या करेगा, बेसिक वाला को बाहर कर देगा। वैसे ही अगर ये गैंग आपका एसिडिक प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, तो इसको क्या करवाएंगे, बेसिक वाला के साथ रिएक्शन करवा देंगे, यानी बेसिक फ्लक्स के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे तो ये बाहर हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल के केस में आप जनरली क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रल फ्लक्स है वो न्यूट्रल फ्लक्स के केस में हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। न्यूट्रल फ्लक्स के केस में जितने भी हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, उसको 1A और 2A मेटल्स यानी हैलाइड के फॉर्म में, इसमें जो हैलाइड हैलोजन के फॉर्म में जितने भी रहेंगे, जैसे आपका हैलाइड्स के फॉर्म में जितना इम्प्योरिटीज होगा उसको क्या करेंगे, तो 1A ग्रुप जो आपका S ब्लॉक का एलिमेंट होता है और जो आपका 2A ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इन दोनों के फ्लक्स लेंगे और इसको इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे तो न्यूट्रल वाला का कहानी क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो आपको अयस्क में 3 प्रकार का अशुद्ध तत्व पाया जाता है। एक आपका अम्लीय अशुद्धि होता है, एक आपका क्षारीय अशुद्धि होता है, एक आपका उदासीन अशुद्धि होता है। तो 3 तरह का जो अशुद्धि आपके अयस्क में पाए जाते हैं। तो जब उस अयस्क के धातु को प्राप्त करते हैं तो अगर आपका क्षारीय अशुद्धि होगा तो वहां पर जो हम गालक इस्तेमाल करेंगे वो आपको एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिक और एसिडिक आपस में केमिकली रिएक्ट करके न्यूट्रल बना लेगा और वहां से बाहर निकल जाएगा। इस इम्प्योरिटीज को ये क्या किया, बाहर निकाल लिया। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे दे, जैसे FeO है और इसका रिएक्शन आप SiO2 के साथ करवा देते हैं तो FeSiO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, FeSiO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, FeSiO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें आपका है क्या, तो इसमें जो आपका हम रिएक्शन दिखा रहे हैं इसको जरा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका क्या है, तो ये बेटा आपका गैंग है। ये क्या है, अशुद्ध तत्व है जो आयरन में पाया गया है। जो आयरन के ऑक्साइड्स यानी जो आपके आयरन के ओर होता है लोहा का, उसमें ये अशुद्ध तत्व है। और ये आपका किस नेचर का है, तो ये आपका बेसिक नेचर का है। कैसा नेचर का है, क्योंकि धातु का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा। तो ये क्या ले लेंगे, तो ये हम एसिडिक फ्लक्स ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो अम्लीय फ्लक्स को ले लेंगे, दोनों मिल जाएगा तो ये स्लैग का फॉर्मेशन करेगा जो आपका न्यूट्रल होता है FeSiO3। ठीक है, तो ऐसे करके अगर ये बेसिक होता तो यहाँ पर एसिडिक लेते, एसिड यानी ये एसिडिक होता तो यहाँ पर बेसिक फ्लक्स लेते। ये आपका फ्लक्स है, ये गैंग है। और फ्लक्स और गैंग जब आपस में मिलते हैं तो फ्लक्स और गैंग दोनों अलग नेचर का होगा। तो आपका गैंग और फ्लक्स का जब आपस में मिलान होता है तो उससे जो प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है, गैंग को अगर फ्लक्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। तो गालक का क्या इंपॉर्टेंस हुआ, गालक का क्या इंपॉर्टेंस है मेटलर्जी के दौरान, जब अयस्क से किसी धातु को निकाला जाता है तो उसमें गालक कौन सा भूमिका निभाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज आपको पूछा जा रहा था। तो गालक का काम होता है कि अयस्क के अंदर जो अशुद्ध तत्व पाया जाता है उस अशुद्ध तत्व को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। बी सिंपल। और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट। इसको भी इरेज करते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा, और नहीं तो बेटा पॉज करके इस सबको लिख लेगा। जितना कुछ बोलना है मैं एक एक चीज़ बोल के आपको समझा ही रहा हूँ। और जब ऑनलाइन आऊँगा तो आपको एक एक चीज़ जो दिक्कत होगा तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। इसको रहने देते हैं, ये आपका काम का चीज़ है, ठीक है। तो आपका फॉर्मेशन किसका हुआ, तो आप यही दोनों फॉर्मेशन करके क्या बाहर निकाला, तो बाहर आपको निकाल दिया किसको, स्लैग को बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया, स्लैग को, जिसको हम लोग धातुमल बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब गालक होता है, गैंग मतलब अशुद्धि होता है, और इसका क्या मतलब होता है, स्लैग का मतलब धातुमल होता है। स्लैग का मतलब क्या होता है, धातुमल होता है। यहाँ पर समझ में आया। तो ये अशुद्ध धातु, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। अब कहता है कि ये आपका जो गालक होता है या आपका जो धातुमल स्लेग होता है, वो स्लेग क्या होता है बेटा, तो उसके विषय में बताते हैं। तो स्लेग आपका एक अवशिष्ट पदार्थ होता है। अवशिष्ट पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिसका कोई यूज नहीं होता है, जिसका कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं होता है, उसी को अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, जिसको वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। वेस्ट मटेरियल जैसे खाते पीते हैं तो हमारे बॉडी से जो स्टूल और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो लैट्रिन पेशाब का रिसाव होता है हमारे बॉडी से, वो आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। वैसे ही केमिकल
रिएक्शन के दौरान भी कुछ आपको अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ही रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, जब खाना पचता है तो उसमें काम का चीज़ ग्लूकोज फ्लूकोज हमारे पास आता है, और उसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे आपका वो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो जैसे आपका स्टूल हो गया, लैट्रिन हो गया, पेशाब हो गया, ये सब आपका अवशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल कहता है कि ये आपको वेस्ट मटेरियल है। कैसा? अवशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या हो गया? तो ये आपके वेस्ट मटेरियल हो गए। कैसा मटेरियल है? तो ये आपके वेस्ट मटेरियल है। ठीक है। दूसरा कहता है कि जो गलाने के दौरान धातु से अलग हो जाता है। जैसे ही आप इसको गलाइएगा वैसे ही ये धातु को छोड़ देगा और उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तीसरा कहता है कि धातुओं में धातु शोधन और दहन प्रक्रियाओं से अशुद्धियों को निकालने में मदद करता है। धातु में धातु शोधन और गहन यानी धातु शोधन यानी धातु को जब आप निकालते हैं अयस्क से या उसको प्योर करने का काम कीजिएगा तो वहाँ से अशुद्धि को निकालने का काम कौन करेगा, ये करेगा। धातु को जैसे आप है मेटल है लोहा में जंग लग जाता है, तो एक ये भी प्रोसेस होता है कि लोहा को शुद्ध करने का हमारे पास एक प्रोसेस है। आप जानते होंगे कि लोहार के पास आप जब कुछ चीज बनवाने जाते हैं तो लोहार लोहा को लाल करके रेड हॉट करके गर्म कर देता है। गर्म करने के बाद उसको हथौड़ी से हैमरिंग करता है, पीटता है, और पीटने के दौरान वहां से बहुत सारे चिंगारी बाहर निकलते हैं। और आप ये गेस करते होंगे और देखते होंगे कि जो चिंगारी बाहर निकलता है वो आपके शरीर पर भी पड़ता है, नजदीक में खड़े रहिएगा, और जो लोहार उसको पीटता है उसके शरीर पर भी पड़ता है, लेकिन कुछ जलता नहीं है, क्योंकि वो जो मटेरियल बाहर निकलता है वो तुरंत आपको लाल दिखाई देगा और तुरंत वो राख बन जाता है, बिल्कुल आपको जला नहीं पाता है, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल लोहा का होता है, उससे भी अशुद्धि को बाहर निकाला जाता है। अब कहता है कि इसमें मुख्य रूप से आपका यहाँ पर देखिए जो फ्लक्स है सिलिकॉन का, सल्फर का, फास्फोरस का, एल्युमिनियम के ऑक्साइड मुख्यतः धातुमल होते हैं। जो धातुमल आपका होगा, देखिए यहाँ किसका ऑक्साइड है, तो सिलिकॉन का ऑक्साइड है। सिलिकॉन का ऑक्साइड होगा, सल्फर का ऑक्साइड होगा, फास्फोरस का ऑक्साइड होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होगा। मुख्यतः इन चारों के ऑक्साइड ही धातुमल यानी स्लैग का फॉर्मेशन करता है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहो। बहुत ही बेहतरीन एक एक करके जबरदस्त क्वेश्चन सब लाए हैं। आगे तो और भी जिला हिलाने वाला क्वेश्चन सब है, यानी बहुत अच्छे क्वेश्चन सब है जो आप देखेंगे। क्या कहता है, अग्निशामक को यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाला आता है वो क्या कहता है, में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के उपयोग के समय होता है। क्या के समय होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या कहता है कि जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, अग्निशामक यंत्र में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या घटना घटता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, ये CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बेटा आपको अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ। आप पेट्रोल डीजल का टैंक जाता होगा तो उस पर देखते होंगे कि उस कंटेनर जिसमें वो जाता है गाड़ी पर लिखा हुआ रहता है हाईली इनफ्लेमेबल या हाईली कम्बेसेबल गैसेज या हाईली कम्बेसेबल सब्सटेंसेज लिखा हुआ रहता है, यानी अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ है। तो पहला चीज तो ये हो गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो आपका अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है, यानी ये पहला पॉइंट है कि इट गिव्स द इनकम्बसिबल वेपर्स, यानी इससे जो वेपर निकलेगा, यहाँ से जो वेपर निकलेगा, जो वाष्प यहाँ से बाहर निकलेगा वो आपको अति प्रतिज्वलनशील नहीं होगा, अति प्रतिज्वलनशील नहीं होगा, ज्वलनशील नहीं होगा, अति प्रतिज्वलनशील नहीं होगा। जब अति प्रतिज्वलनशील नहीं होगा तो आग जलाने में मदद करने वाला नहीं है। दूसरा कहता है कि ये आपको इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जल में आपका अविलय है, ये पानी में मिलने का काम नहीं करता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जो काम करता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड आग को बुझा देता है, वो समझिएगा क्या कहता है, डेंसर देन एयर, यानी हवा से ज्यादा घना होता है। इसकी घनत्व जो होती है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो डेंसिटी होता है वो आपको नॉर्मल एयर जो ऑक्सीजन का डेंसिटी हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसकी जो घनत्व होती है, उसकी जो
डेंसिटी होती है, उससे ज़्यादा डेंसिटी, उससे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? तो उससे ज़्यादा घनत्व बेटा किसका होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर होगा। पानी पर आइस बर्फ, पानी पर बर्फ टहलने लगता है, यानी क्या? तैरने लगता है ऊपर। क्यों तैरता है? क्योंकि जो बर्फ होता है उसकी घनत्व कम होती है और पानी का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो पानी नीचे रहता है, बर्फ ऊपर हो जाता है। अगर बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है, वही बर्फ को अगर हम शराब में डाल देते हैं तो वो डूब जाता है और शराब ऊपर रहता है, क्योंकि शराब का घनत्व कम होता है और उसमें बर्फ का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी आपका CCl4 का, डेंसिटी जो होगा आपका CCl4 का घनत्व जो होगा वो नॉर्मल डेंसिटी जो आपका ऑक्सीजन का है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के से पहले, ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा? आपका CCl4 आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा? तो CCl4 आ जाएगा और ऑक्सीजन को ब्रेक कर देगा। तो ये क्या करता है कि विच लीड्स टू ए स्मूथर फ्लेम, यानी जिसके कारण, जिस लौ से वो जल रहा था, तेजी से आग लहक रहा था, उसके लहक को कम कर देगा। उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। डेंसिटी ज़्यादा है, कैसे कम कर देगा? तो एयर को ब्रेकेज कर देगा। वहां से क्या होगा कि ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा और उससे पहले वो कहाँ? बीच में आ जाएगा। तो बीच में आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड जलने का काम नहीं करता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है और यह अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ होता है। इससे जो वाष्प निकलते हैं वो आग बुझाने का काम करता है। तो एक तो ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया, तो बिना ऑक्सीजन कोई चीज़ जलेगा नहीं, तो आग ऐसे ही जलना बंद हो जाएगा। दूसरा, जो जलता हुआ भी रहेगा और सुनेगा तो उसको इसके जो वाष्प निकलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के, वो उसको बुझा देगा और आग पर आप कंट्रोल पा सकते हैं। ऐसे आपका कौन काम करता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र में काम करता है। अब एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का काम करता है तो क्या इसका हम घर में उपयोग कर सकते हैं? नहीं, इसका घर में उपयोग हम लोग को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बेटा ये जहरीला होता है। ये क्या होता है? जहरीला होता है। और आज के समय में जानते हैं पीत गुस्सा पर आदमी कुछ भी कर लेता है, कहीं उसका सेवन कर ले। घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर उसको टच कर ले खेलने के दौरान, उसका जो यंत्र है वो आपको CCl4 आपके जीभ पर चला गया, अगर बच्चा किसी भी तरह से सेवन कर लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहता है कि नॉट यूज्ड इन होम्स, इसका घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स पॉइजनसनेस, क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो आपका जहरीला होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर में, हमारा अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या काम करता है और कैसे काम करता है, आग को कैसे बुझाता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन को देखते हैं। जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन यानी वायु की उपलब्धता की समाप्त कर देती है। बिल्कुल कर देता है। कैसे करेगा? तो हाइयर डेंसिटी होने के कारण स्मूथल फ्लोम कर देगा और प्रेजेंस ऑफ एयर को क्या करेगा? घटा देगा। जो हवा की ऑक्सीजन की उपस्थिति है उसको घटा देता है और इनकम्प्रेसिबल वेपर का अटैक करवा देता है, नीचे आ जाता है, ऑक्सीजन को वहां से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विलियन जिसमें 0.1 एम हाइड्रोजन आयन उपस्थित है तो पीएच मान पूछ रहा है। तो बेटा पीएच मान पूछ रहा है तो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति, तो पीएच मान कितना दिया हुआ है? 0.1 एम आपका क्या दिया हुआ है? तो पीएच मान किसका दिया हुआ है? H+ का दिया हुआ है। H+ का पीएच मान, और इसका कितना होता है? तो इसका लिखिएगा तो 10⁻⁻1 एम H+ हो जाएगा, इतना एम H+ हो जाएगा, यानी पीएच मान इसका कितना हो जाएगा? पीएच मान माइनस लॉग इसको लिख सकते हैं -log 10⁻⁻1 बेस 10, यही होता है पीएच मान। तो अब क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस है ही इधर, इधर से -1 आ जाएगा, बचेगा क्या? log 10 बेस 10। ऐसे कई क्वेश्चन करवाए हैं तो 1 × log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, बराबर 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, नो डाउट। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे क्वेश्चन। आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बेटा इंटरेस्ट आ गया होगा और मजा आता होगा। पेट्रोल में टेट्रा एथाइल लेड
मिलाने का कारक है। अब कहता है कि पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लीड को क्यों मिला दिया जाता है। टेट्रा इथाइल लीड को पेट्रोल में क्यों मिला दिया जाता है, तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, आप समझ जाएंगे। टेट्रा इथाइल लीड को मिलाने के पीछे कारण है बेटा। टेट्रा इथाइल लीड को इसीलिए पेट्रोल में हम लोग मिला देते हैं कि पेट्रोल में जो एनर्जेटिक क्षमता होता है, जो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जो उसकी स्मूथनेस होती है जिससे गाड़ी आराम से चलता है, अच्छा माइलेज देता है, ये सब जो बेहतर चीज होता है वो आपको आइसो ऑक्टेन के कारण, किसके कारण होता है, तो वो आपको ऑक्टेन के कारण होता है। किसके कारण, ऑक्टेन संख्या के कारण होता है। ऑक्टेन का संख्या जितना बढ़ाइएगा उतना सॉफ्ट चलेगा, उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इंजन पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, आसानी से अच्छा माइलेज देगा। ये किस पर डिपेंड करता है, ऑक्टेन संख्या पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पेट्रोल के जो ऑक्टेन संख्या होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन पेट्रोल किस क्वालिटी का है, कौन बेहतर क्वालिटी का है। तो बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल वह होगा जिसका ऑक्टेन संख्या अधिक होगा, तो गाड़ी आपका स्मूथ चलेगा। इंजन के कंप्रेसर, इंजन पर कोई कंप्रेसर नहीं पड़ेगा, बाहर से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, कम जलाइएगा ज़्यादा माइलेज देगा, एवरेज बहुत बेस्ट रहेगा, इंजन आपका खराब नहीं होगा, ठीक है, और कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। किसके कारण, तो जिसका आइसो ऑक्टेन का संख्या अधिक होता है। अब ये जो आपको टेट्रा इथाइल लीड डाल दिया जाता है, ये आपका क्या दिया हुआ है, अपस्टॉफिक कारक होता है। क्या होता है कि ये आपका अपस्टॉफिक कारक होता है, जो क्या करता है कि आइसो ऑक्टेन के संख्या को बढ़ा देता है। ये आपका टार्बर, ये टेट्रा इथाइल लीड जो है वो ऑक्टेन के संख्या को बढ़ा दिया। ऑक्टेन के संख्या बढ़ने से क्या होता है वो हम आपको समझा दिए। अब इसको बढ़ाया जो जाता है तो वो कितना डाला जाता है, तो लगभग पहले ये सब नहीं डाला जाता था। 20वीं सदी के बाद हम लोग पेट्रोल में ये डालते हैं। और कैसे डालते हैं, किस रेशियो में, तो 1 लीटर पेट्रोल में बेटा 0.5 ml टेट्रा इथाइल लीड को डाल दिया जाता है। 1 लीटर पेट्रोल में मात्र 0.5 ml टेट्रा इथाइल लीड को डाल दिया जाता है। अब टेट्रा इथाइल लीड जो 0.5 ml आप डाल दीजिएगा, कहता है कि जब आप इसको डालेंगे तो ये डालने के बाद क्या होगा कि जो ऑक्टेन संख्या आपके पेट्रोल का है उसको बढ़ा देगा, तो गाड़ी का कंप्रेसर जो है वो आपका घट जाएगा, कंप्रेसर घट जाएगा, इंजन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, गाड़ी बहुत सॉफ्ट चलेगा, माइलेज बहुत अच्छा देगा, ऊर्जावान पेट्रोल को बना देगा, धुआं धक्कर नहीं होने देगा, इंजन को सुरक्षित रखेगा। तो ये सब काम करता है। अब कहता है कि टेट्रा इथाइल लीड को TEL भी लिखते हैं, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला PbC2H5 होता है। PbC2H5 इसका क्या होता है, तो केमिकल फार्मूला होता है। इसको बनाया कौन था, तो सबसे पहले जर्मन केमिस्ट यानी जर्मनी के रहने वाले रसायनज्ञ कार्ल जैको लोइंग ने 1853 में इसको बनाया था। 1853 में इसको बनाया था। ये तो 20वीं दशक में, लेकिन बेटा अभी के दिनों में, वर्तमान समय में ये जो आपका टेट्रा इथाइल लीड है इसका इस्तेमाल पेट्रोल में नहीं किया जाता। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब ये फायदामंद चीज़ है, आप अगर हमारे साथ लाइव होते और लाइव रहेंगे तो आप हमसे जरूर क्वेश्चन पूछते कि सर जब इसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे हमको बेनिफिट है तो बेटा तो इसका मतलब, तो आप ये क्वेश्चन करते हैं हमसे कि आखिर इससे बेनिफिट है तो हम इन दिनों इसका इस्तेमाल करना, पेट्रोल में मिलाना छोड़ क्यों दिए हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन करते तो मेरा सिंपल सा जवाब होता कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, जिससे जितना फायदा हो उससे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो उस चीज़ को छोड़ देने में ही भलाई है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी नेचर का होता है। आप जानते हैं कि स्वार्थ पे मनुष्य क्या सब कर सकता है। तो कहता है इट इज नॉट यूज नाउ ए डे, इन दिनों इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि जब ये जलता है तो ये हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करता है कि लीड के जो कण है उस कण को छोड़ देता है, जो हमारे हवा को प्रदूषित करने में बहुत घातक सिद्ध होता है और एयर को हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। इसीलिए इन दोनों क्या होता है कि इसका इस्तेमाल आपको पेट्रोल में नहीं किया जाता है। तो ये करता क्या है, तो ऑक्टेन की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नो डाउट कि आपको मज़ा नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन के माध्यम से कल जो आपको मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा था, जो पिछले क्लास में यानी कल आपका आज से जस्ट पहले पिछले क्लास यानी जो कल आपको लेक्चर डिलीवर किया गया था, लगभग आपको 61 नंबर मॉडल पेपर 61 जो रिलीज किया गया था, उसमें हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे थे। अनफॉर्चुनेटली लाइट कट जाने के कारण या अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश आपको कुछ पार्ट उसका कट गया था, जिसके कारण पूरा आपको हैबर प्रोसेस आप तक पूरा नहीं पहुंच पाया था, उसको पूरा पहुंचाएंगे इस विधि के द्वारा। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां है। तो हैबर विधि का जो प्रयोग करेंगे तो परिस्थिति हमारे पास क्या होगा, तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पर आपको लो प्रेशर को, लो क्या रखा जाता है, टेम्परेचर रखा जाता है और हाई प्रेशर रखा जाता है। ठीक है, प्रेशर आपका टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तापमान आपके कम होते हैं और दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये आपका इस क्वेश्चन का कहानी था जो आपको कंडीशन है। अब हैबर प्रोसेस में पिछला क्वेश्चन जो था इससे पिछले लेक्चर में, उसमें बेटा कैटलिस्ट के विषय में पूछ रहा था कि कौन सा कैटलिस्ट किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल और कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको समझा रहा था। लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था जो किसी परिस्थिति से कट गया, आपके पास नहीं पहुंच पाया, आधा अधूरा गया। आज मैं उसको अभी पूरा करता हूं। जैसे नाइट्रोजन का रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन के साथ आप करवाइएगा तो NH3 बनेगा, नो डाउट, ये आप जानते होंगे। बैलेंस कीजिएगा तो कर लीजिए, यहाँ पर 2 डाल दीजिए, यहाँ पर 3 डाल दीजिए, हो गया। ये आपका केमिकल रिएक्शन है। मान लीजिए पहला है, इसका मान लेते हैं कि रेट आपका क्या है, R1। फिर आप रिएक्शन करवाइए, N2 का रिएक्शन 3H2 के साथ करवाइए और यहाँ पर Fe को ले लीजिए एज ए कैटलिस्ट। किसके रूप में, कैटलिस्ट के रूप में हमने Fe को ले लिया। ये आपका उत्प्रेरक है, क्या है, उत्प्रेरक है। इसके रूप में किसको लिए, उत्प्रेरक के रूप में आपको Fe को ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या बना, तो वही 2NH3 बन गया और इसका जो रेट आया, जो दर आया, वो आपको हम R2 मान लेते हैं। वैसे ही हम क्या किए, N2 का रिएक्शन 3H2 के साथ करवा दिए और यहाँ पर MO ले लिए, मोलिबिडियम है, ये आपका प्रोमोटर है। क्या है, प्रोमोटर है, जो प्रोमोट करने का काम करता है। क्या करता है, कैटलिस्ट के क्षमता को बढ़ाता है। और यहाँ पर क्या बन गया, 2NH3 बन गया और इसका रेट हम मान लिए क्या कि R3 है। बिल्कुल सेम पैटर्न से हम और भी ले लेते हैं। जैसे आपका N2 का रिएक्शन क्या करवा रहे हैं, 3H2 के साथ करवा रहे हैं, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, Fe या प्लस MO दोनों को ले रहे हैं और बन क्या रहा है, 2NH3 बन रहा है और इसका रेट बेटा मान लेते हैं हम R4 मान लेते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न से हम क्या किए, N2 का रिएक्शन 3H2 के साथ करवा दिए और यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं, तो H2S को ले रहे हैं और यहाँ पर 2NH3 का फॉर्मेशन करवा रहे हैं और इसका रेट जो हम आपके सामने ले रहे हैं तो ये आपको R5 ले रहे हैं। पिछले क्लास का क्वेश्चन था, मैंने उसको ड्रॉपेज कर दिया था, कुछ कारण बस आपको नहीं पहुंच पाया था। N2 को 3H2 के साथ रिएक्शन करवाइएगा और यहाँ पर आप Fe या प्लस H2S को ले लीजिएगा। ये H2S बेटा पॉइजन होता है, जिसको जहर बोलते हैं। अब क्या होता है अभी हम समझा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, तो 2NH3 बनेगा और इसका रेट अगर लेंगे तो इसका रेट मान लेते हैं R6। ठीक है, यह आपको 6 केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखा गया है और ये 6 का 6 केमिकल इक्वेशन जो हम आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारा केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स जो अभिकारक है वो सेम है, जो प्रोडक्ट है वो भी सेम है, सबके रेट अलग अलग मान लिए हैं, सबका होने का जो दर है, केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो R1 R2 R3 R4 R5 R6 करके माना गया है। और कहीं कहीं देखिएगा तो इसमें हमने उत्प्रेरक को ले लिया है, इसमें हमने किसको ले लिया है, तो प्रोमोटर को ले लिया है। उत्प्रेरक प्रमोटर दोनों ले लिए हैं, इसमें पॉइजन को ले लिए हैं, इसमें पॉइजन और इसको ले लिए हैं। अब देखिए कैटेलिस्ट बेटा क्या होता है, तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपको रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करता है। और रासायनिक अभिक्रिया जो होगा उसका जो वेग होगा उसको नियंत्रित करेगा, ज़्यादा भी कर सकता है कम भी कर सकता है, ज़्यादा और कम करने का काम उत्प्रेरक करता है। प्रोमोटर क्या होता है, तो प्रोमोटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में जो कैटेलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, कैटेलिस्ट के क्षमता को बढ़ा देता है। कैटेलिस्ट जितना काम कर रहा था उसके काम करने का जो स्पीड होता है उसको इंक्रीज कर देता है। पॉइजन क्या होता है, तो वो आपको ऐसे फॉरेन सब्सटेंस होता है, ऐसा बाहरी पदार्थ होता है जिसको केमिकल रिएक्शन में डालते हैं तो जो कैटेलिस्ट का काम करने का क्षमता होता है, पॉइजन किसी चीज को मारने का काम करता है, तो कैटेलिस्ट का काम करने का जो क्षमता होगा उसको मार देगा, उसको क्या करेगा और घटा देगा। तो इन सब में जब आप स्पीड देखिएगा तो सबसे ज्यादा जिसमें कैटेलिस्ट
कैटेलिस्ट के साथ प्रोमोटर है, यानी कैटेलिस्ट स्पीड को बढ़ा रहा था, उसमें प्रोमोटर इसके क्षमता को और दुगुना कर दिया। तो मान लो कि 20 मोल पर सेकंड से हो रहा था, ये 5 बढ़ा दिया, तब 25 मोल पर सेकंड के रफ्तार से ये रिएक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका हो जाएगा? R4 का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। R4 के बाद इसके बाद कैटेलिस्ट कौन? तो R2 का स्पीड इसके बाद किसका होगा? तो R2 का होगा। किसका होगा? R2 का स्पीड होगा। अब देखिए ये प्रोमोटर और पॉइजन जो है ये दोनों तब काम करता है, प्रोमोटर और पॉइजन तब काम करता है जब केमिकल रिएक्शन में कैटेलिस्ट लिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में कैटेलिस्ट लेंगे तब प्रोमोटर लेंगे, तो प्रोमोटर केमिकल रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ाता है, प्रोमोटर कैटेलिस्ट का जो क्षमता है, कैटेलिस्ट का जो एक्टिविटी होता है उसको बढ़ा देता है, और पॉइजन कैटेलिस्ट का जो एक्टिविटी होता है उसको घटा देता है, न कि केमिकल रिएक्शन के रेट को घटा देता है। तो R2 के बाद आपका सबसे ज़्यादा स्पीड इसका हो गया, उसके बाद Fe वाला का हो गया, उससे कम जो होगा वो आपका किसका हो जाएगा? तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा आपका, उससे कम अगर इसका और भी कम हो जाएगा तो उससे कम आपको देखिएगा, तो उससे कम आपका किसका हो जाएगा? R1 का। R1 का जो स्पीड होगा वही स्पीड आपका R3 का होगा, क्योंकि ये भी अकेले काम नहीं करेगा, और वही स्पीड आपका किसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो R5 का हो जाएगा। ये तीनों का स्पीड आपका बराबर हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा? तो सबसे कम आपका स्पीड हो जाएगा किसका? तो R6 का हो जाएगा। इसके बाद इसमें कैटेलिस्ट भी ये लिखा हुआ, नहीं, इसके बाद आपको R6 होगा, और R6 के बाद R3 होगा। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा इधर है। R6 का उसके बाद होगा, क्योंकि इसमें कैटेलिस्ट के साथ ही है, तो कैटेलिस्ट कुछ ना कुछ बढ़ाएगा, तो टोटल कैटेलिस्ट को पॉइजन खा नहीं जाएगा, यानी कुछ ना कुछ रहेगा। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा तो कैटेलिस्ट प्लस प्रोमोटर, उसके बाद कैटेलिस्ट, उसके बाद कैटेलिस्ट विथ पॉइजन, ठीक है, कैटेलिस्ट विथ पॉइजन। और उसके बाद R3 हो गया, और उसके बाद बचा क्या? R4, R2, R6, उसके बाद R3, R5, और ये किसके बराबर होगा? ये भी आपको बराबर हो जाएंगे, किसके? R1 के बराबर हो जाएंगे। तो इसका स्पीड, यानी किस किस का स्पीड? पहला वाला का, और उसके बाद किसका? मोलिब्डेनम का, और जिसमें अकेले आपका ये होगा H2S, किसका? इसके बाद आपका R5। ये सब का क्या होगा? इस सब का सेम होगा। इसका क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि अकेले ये भी काम नहीं करेगा, अकेले ये भी। सबसे ज़्यादा आपका इसका हो जाएगा, उसके बाद इसका हो जाएगा, और उसके बाद इसका हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पर Fe क्या था? तो उत्प्रेरक था, उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट था, ठीक है। और आपका एमो मोलिब्डेनम क्या था? तो ये बेटा प्रोमोटर था, प्रोमोटर था जो प्रोमोट करने का काम करता है। और उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? तो ये आपको पॉइजन है, जिसको हम लोग विष बोलते हैं, पॉइजन है जिसको हम लोग विष बोलते हैं। तो ये आपको पिछले क्लास का क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस जब हम करवाते हैं तो उसमें टेम्परेचर को न्यूनतम रखा जाता है और प्रेशर को अधिकतम रखा जाता है। टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा क्वेश्चन था जो आपका लास्ट कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, क्या कहता है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में आने से त्वचा पीला पड़ जाता है। कहता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को आपके शरीर पर अगर लगा दिया जाए तो आपका शरीर पीला पड़ जाएगा, आपका त्वचा जो होगा, स्किन जो होगा वो आपको पीला पड़ जाएगा। कैसे? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को। तो पहले हम आपको बताते हैं कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बेटा HNO3 होता है। यह आपका नाइट्रिक एसिड होता है जिसमें एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन होते हैं। यह आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी अकार्बनिक यौगिक होता है। यह आपका क्या होता है? तो अकार्बनिक यौगिक होता है आपको कौन? HNO3। हाईली कोरोसिव मिनरल एसिड क्या कहता है कि ये आपको अधिक संरक्षित मिनरल एसिड होता है। अधिक संरक्षित मिनरल एसिड कहने का मतलब है कि ये आपको कोरोसिव नेचर का होता है। कहीं भी अगर डाल दीजिएगा तो खदका देगा, उसको जला देगा, ऐसा नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है,
कलरलेस कंपाउंड होता है, रंगहीन यौगिक होता है। क्या होता है? रंगहीन यौगिक होता है, इसके कोई रंग नहीं होते हैं। किसका? जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका कोई रंग नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड का कोई रंग नहीं होता है। अब जब रंग नहीं होता है तो बिना रंग वाला सामान को अगर लगाएंगे त्वचा में तो रंग कैसे आ जाएगा, पीला कलर का कैसे त्वचा पड़ जाएगा हमारा, वो चीज़ भी आपको समझाएं। क्या कहता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है जब इसका रिएक्शन है, यानी नाइट्रिक एसिड को जब आप अपने त्वचा पर लगाइएगा ऐसे करके, मान लो कि हमारे तेल हम नाइट्रिक एसिड का लिए तेल के रूप में, हम अपने हाथ पर ऐसे रगड़ दिए उसको, तो जैसे ही रगड़िएगा तो आपके हाथ में और बॉडी में जो आपके प्रोटीन पाया गया है, क्या पाया गया है? जो प्रोटीन पाया गया है, तो वो स्किन का, त्वचा का जो प्रोटीन होगा उसके साथ नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो अभिक्रिया करके जेंथोप्रोटीन का निर्माण करेगा। जैसे ही आपको नाइट्रिक एसिड हमारे त्वचा के प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है तो जेंथोप्रोटीन का निर्माण करता है, और इस जेंथोप्रोटीन का रंग क्या होता है? तो इस जेंथोप्रोटीन का रंग पीला होता है, और इसी पीला रंग होने के कारण जेंथोप्रोटीन का निर्माण हमारे त्वचा पर हो जाता है और उसका रंग पीला होता है, इसीलिए हमारा त्वचा कैसा लगने लगता है? पीला लगने लगता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या था? प्रोटीन जेंथोप्रोटीन्स में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही चीज़ है ये। आपके जैसे ही नाइट्रिक एसिड को आप अपने शरीर पर लगाइएगा तो आपके शरीर का प्रोटीन कन्वर्ट कर जाएगा जेंथोप्रोटीन में, और जेंथोप्रोटीन का रंग पीला होता है तो आपका शरीर भी पीला पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। क्या कहता है? क्या कहता है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जब तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तांबा का रिएक्शन, कॉपर का रिएक्शन बेटा करवाना है किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सांद्रित आपको H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्रित या सांद्र, सांद्रित H2SO4 के साथ रिएक्शन आप करवा दीजिएगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा क्या? ये कॉपर आपको टूट जाएगा Cu2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर जो आपको दिया गया है H2SO4 ये भी आपको 2 भाग में टूट जाएगा, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ मिल क्या जाएगा? तो बना लेगा CuSO4 का फॉर्मेशन करेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज कर जाएगा। कौन सा गैस रिलीज कर जाएगा? तो जब तांबा का सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, इसको गर्म किया जाता है दोनों को, तो आपको कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा गैस बाहर निकला? तो हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, नहीं हुआ होगा। आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रागलन, प्रागलन में रासायनिक क्रिया होती है। प्रागलन को बेटा स्मेल्टिंग कहा जाता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है वो आपको बताने की करेंगे। कहता है कि गलन की क्रिया मेल्टिंग तो नहीं होगा, अपचयन यानी रिडक्शन होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होगा अभी समझाएंगे। परिष्करण यानी डिस्टिलाइजेशन, और क्या दिया हुआ है? फिनिशिंग होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होगा। तो होगा क्या स्मेल्टिंग प्रोसेस में वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि रोस्टेड और कैल्साइंड ओर जो होंगे, यानी स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको रोस्टेड, ध्यान से देखिएगा, और कैल्साइंड, ठीक है, और जो होगा यानी जारित और निस्तापित, इसको हिंदी में लिख सकते हैं जारित और निस्तापित। जारित और निस्तापित जो अयस्क होगा, जारित और निस्तापित जो अयस्क होगा, वो जारित और निस्तापित अयस्क को क्या करवाएंगे? कार्बन के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से इसको रिड्यूस करके मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यानी कार्बन जब लीजिएगा तो आपको मेटल बन जाएगा, ठीक है, रिड्यूस करवा के, और यहाँ से
कार्बन लीजिएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको रिलीज होगा। इसी प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्मेल्टिंग कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। तो रोस्टेड और कैल्साइंड ओर में हम ले लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड, रोस्टेड और कैल्सिनेशन आप लोग को बता दिए हैं, उसमें मेटल ऑक्साइड मिलता है और आपको वहाँ से क्या होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो कहता है कि ZnO जो है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन याद है ना, हम पहले भी बताए थे कि मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब किसी सब्सटेंस को हवा के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है, जिस धातु जो ओर्स जो मेटल जो होता है वो पोरस नेचर का बन जाता है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड ZnO का रिएक्शन C के साथ करवाइएगा तो यहाँ पर कार्बन रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब अवकरण। तो कार्बन रिडक्शन से क्या हो जाएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ से आपको जिंक प्राप्त होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसी जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवा दीजिएगा तो ये भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन होगा, तो जिंक और CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कहानी आपको तो स्मेल्टिंग में ये कहानी होता है। यही लिखे हैं, अयस्क का गलित धातु में कोक द्वारा अपचरित, कोक मतलब क्या, कार्बन, कोक द्वारा अपचरित धातु युक्त पदार्थ पिघल जाता है। उसको क्या करते हैं, पिघलाकर बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा ही आपका कहानी और भी हम कर सकते हैं कार्बन कार्बन के साथ। तो ये प्रोसेस आपका कौन सा प्रोसेस कहलाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो अपचयन की क्रिया हुई, रिडक्शन की क्रिया हो रहा है दोनों में। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कि विद्युत लेपन का क्रिया, विद्युत लेपन की प्रक्रिया में विद्युत लेपन की जाने वाली कार्य करती है। अब विद्युत लेपन कहाँ होगा, तो बेटा कैथोड पर होगा। आपने पढ़ा था कि ये कैथोड है और कैथोड आपका क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है, तो निगेटिव होता है। तो विद्युत लेपन की क्रिया क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहा जाता है। जैसे मान लो कि जो गरीब आदमी है और उसका शौक नहीं पूरा हो सकता है तो वो क्या करता है कि चांदी का जो आभूषण होता है उस पर सोना का पानी चढ़वा लेता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग। ठीक है, वैसे ही आपका जो हाईली रिएक्टिव धातु होते हैं, जो अधिक क्रियाशील धातु है, उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो लो क्रियाशील जो निम्न क्रियाशील धातु होता है उसका लेप उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। तो वो क्रिया होता कहाँ है, तो वो बेटा कैथोड पर होता है। और क्यों होता है, तो किसी भी चीज को डेकोरेटिव बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, जंग रोधक बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल जो हम लोग करेंगे वो आपको कई एक पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका, तो आपका विद्युत लेपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी ओर चलते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, एक गैस है 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसको मान लो T1 टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका 700 mmHg प्रेशर है, इसको मान लो P1, और ये 200 ml है, इसको मान लो V1। ठीक है, अब घेरती है तो समान ताप पर, यानी T2 भी आपका यही होगा, T2 भी क्या होगा आपका यही होगा। क्या कहता है कि समान ताप पर यदि दाब को इतना कर दिया जाए, टेम्परेचर वही है, प्रेशर आपका P2 ये कर दिया जाता है, तो पूछ रहा होगा V2 क्या होगा। तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, कौन सा लॉ, मैंने चार्ल्स लॉ, गैस में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, चारों लॉ आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ, क्या किसके नियम से, तो बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियमानुसार, बॉयल के नियमानुसार क्या होगा, बॉयल के नियम के अनुसार जब आप देखेंगे तो क्या कहानी आएगा, तो बॉयल का नियम ये कहता है कि P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2, P2 V2 बटा T2, ये आपको दिया हुआ है। ये आपका नियम होता है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। सारे वैल्यू को डाल दीजिए, P1 P2 P3 T1 T2 को डाल दीजिए, फटाफट डालिए और वैल्यू निकालिए, फटाफट डालिए और वैल्यू निकालिए। तो बेटा टेम्परेचर प्रेशर सारे को डालिएगा। चलिए हम आपके सामने डाल के इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है, तो 700, तो यहाँ डाल दो 700,
वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका, तो 200 ml, तो डाल दो 200। टेम्परेचर 25, तो 273 में 25 को जोड़ दीजिएगा तो 298 आ जाएगा केल्विन में, क्योंकि वैल्यू केल्विन में लेना था। P2 आपका कितना दिया हुआ है, तो 1000, हम डाल दिए 1000। V2 आपको निकालना है और इसका भी समान टेम्परेचर है, तो 298 पहले था, ये इससे कट गया। अब काटिए, 2 शून्य 1 शून्य है, 2 1 3 शून्य कट गया, बचा क्या, तो V2 बराबर क्या हो गया, 7 दूनी 14 यानी 140 मिलीलीटर पहले भी था, मिलीलीटर में अभी भी छोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 140 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा 140 मिलीलीटर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रासायनिक समीकरण आपके सामने ये है, इसको लिखिए बेटा। SnCl2 का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाइएगा तो SnCl4 बनेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि Cl4 में ऑक्सीकारक है, यानी कौन ऑक्सीकारक है वही आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करते हैं बताने की। फ्री स्टेट में जब कोई मेटल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 होता है। यहाँ पर क्लोरीन का -1 होगा, 2 क्लोरीन है तो -2, तो इस पर क्या आ जाएगा +2। यहाँ पर इसका क्या होगा -1, 4 क्लोरीन है तो -1 गुने 4 -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका +4 हो गया। अब Sn2 से Sn या क्या स्टीन का आपका +2 था, +4 हो गया, तो ये आपको ऑक्सीडेशन किया, क्या किया, ऑक्सीडेशन की क्रिया किया। और यहाँ पर क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लोरीन का 0 से क्या हो गया है, -1 हो गया, घट गया है, तो यहाँ पर रिडक्शन की क्रिया हुई। किसकी क्रिया हुई, रिडक्शन की क्रिया हुई। पूछ रहा था ऑक्सीकारक इसमें कौन होगा, तो बेटा देखो जो ऑक्सीकारक किसको कहा जाता है, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का कहने का मतलब ऑक्सीडेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और अपने आप को क्या करे, रिड्यूस करे। ऑक्सीडेंट कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह एजेंट होता है जो अपने आप को रिड्यूस करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो यहाँ पर रिड्यूस कौन कर रहा है, तो क्लोरीन आपका अपने आप को रिड्यूस करवा रहा है और ऑक्सीडाइज किसको करवा रहा है, तो टीन को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, तो आपका Cl2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है कि 5 ग्राम आपका चूना पत्थर है। चूना पत्थर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहता है 5 ग्राम CaCO3 को अपघटित करने के लिए कितनी सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। तो बेटा आपको केमिकल रिएक्शन करवाना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना होगा और वहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फटाफट बना दीजिए, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाइएगा क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। H2SO4 के साथ करवाइएगा तो CaSO4 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और आपका CO2 बन जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। अब सबका मास लिख लो। तो कैल्शियम का मास कितना होता है, तो एक एक करके मास लिखिए। कैल्शियम का आपका 40 होता है, कार्बन का 12 होगा, इसका 16, 3 48 हो जाएगा। इस टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 48 60 कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। इसका लिखिएगा तो हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर का 32 हो जाएगा, इसका 16 × 4 हो जाएगा, 64 4 टोटल जोड़ दीजिएगा तो 98 ग्राम हो जाएगा। इसमें कैल्शियम का 40 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा और 16 × 4 यानी 64। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 132 4 36 यानी 136 ग्राम हो जाएगा। वाटर का कितना होगा, 18 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, 44 ग्राम। ये आप निकाल सकते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से चलिए और फटाफट निकाल के रख दीजिए कि कितना होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल रहा होगा, केमिकल रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने के लिए कितना, 98 ग्राम इसकी आवश्यकता होती है। यानी 100 ग्राम आपका कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, अपघटित करवाने के लिए कितना ग्राम, तो 98 ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होती है। तो 100 अगर 10 ग्राम में कितना होगा, तो डायरेक्ट निकाल दो 10 ग्राम में कितना होगा, तो 98/100 H2SO4 चाहिए 10 ग्राम किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करवाने के लिए। 9.8 ग्राम, कितना ग्राम, 9.8, अच्छा 5 ग्राम था ना, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर गलती कर दिए, वैल्यू गलत दिए हैं। यहाँ पर 10 ग्राम नहीं है, कितना है, 5 ग्राम है।
तो यहाँ पर किसका लेंगे, तो 5 को लेंगे। बस लीजिए और फटाफट इसको भी मिटा देते हैं। अब लेने के बाद हम कलम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कितना था, 5 ग्राम। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 5। क्या लेंगे, 5। 5 से इसको कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 20 से इसको तो 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी। ये भी क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट की समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में, यूरेनियम का आइसोटॉप्स होता है बेटा, यूरेनियम का आइसोटॉप्स होता है 35 होता है, 38 होता है, 39 होता है, ये समस्थानिक होते हैं। लेकिन इसमें जो ऑड नंबर वाला होता है, जिसका मास आपको ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो ज़्यादा विस्फोटिक होता है। और जो आपका इवन नंबर वाला होता है वो आपको कम रिएक्टिव होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो हमारे नेचर में जो पाया जाएगा पृथ्वी पर, तो सबसे ज़्यादा अस्थाई वाला जो इवन नंबर वाला है वो पाया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन की ओर हम मूव करें तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। कहता है 20.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 192 मिली जल में घुलाने से बने विलयन की मोलरता क्या होगा। वही आपको पूछ रहा है मोलरता, तो बहुत सिंपल, मोलरिटी इसका क्या आ जाएगा। तो मोलरिटी क्या होता है बेटा, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, विलियन का, यानी विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलियन का। तो नंबर सॉल्यूट कौन है, तो वहां पर निकालिए सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेस कितना दिया है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। इसका मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। दोनों को जोड़िएगा 58 पॉइंट कितना आ जाएगा। दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, तो 58.5 आ जाएगा। तो मास कितना दिया हुआ है, तो 58 पॉइंट आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, मास 58.5 थोड़े दिया था, मास दिया हुआ था आपको कितना, तो मास आपको दिया हुआ कितना है 20.4, 20.4 आपको मास दिया हुआ है और 58.5 आपको आ रहा है। डेसिमल को उड़ा दीजिए, ऊपर क्या आया 204 बट्टा 850, 585 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, तो वो आपका आ गया 204 बट्टा 585 ये आ गया। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 192 मिलीलीटर। तो 192 को 1000 से भाग दे दो। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो ये क्या आएगा 204 बट्टा 585 और गुने कितना आ जाएगा, तो ये 1000 और बट्टा में कितना आ जाएगा, तो 192 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, काटो 4 से काटो, कटेगा 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, 4 आठे 32, 4 से 5 से काटो, 5 इकाई 5 और उसके बाद 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 सते 35, 5 2 जा 10, 200। अब फिर काटिए इसको 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर काटो इसको 6 और इसको 25, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5, 125, 127 हो जाएगा। अब बचा कितना, तो 6 सते 42, हाथ में 4, 6 सते 42, 4 6 4 10 और उसके बाद 6 1 7, इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.81 मोल पर लीटर आ जाएगा। यानी क्या 1.81 मोल पर लीटर के बराबर आ गया, 1.81 मोल पर लीटर के बराबर आ गया। तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा जो लेक्चर था केमिस्ट्री का, वो कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पढ़ने में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें जो क्लियर किया गया, कहीं से कोई त्रुटि और प्रॉब्लम हो तो बेटा नीचे जो जा रहा है वहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। लाइव का सपना बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं, इसलिए खुशी मनाइए। आप लोग बिल्कुल आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा से पहले आप लोग को लाइव क्लास दिया जाएगा। तब तक के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसको हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते खाते पीते पढ़ते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।